हेलो दोस्तों और फ्यूचर लॉयर्स, वेलकम। आज हम हेल्थ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के इस अहम टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये यूनिट 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरा गोल है कि इसके बाद आपका कोई भी डाउट ना बचे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो एक बड़ा सवाल जो इस पूरे टॉपिक के सेंटर में है, क्या राइट टू हेल्थ एक फंडामेंटल राइट है? इस सवाल का जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों में और सुप्रीम कोर्ट के कई बड़े बड़े फैसलों में छिपा हुआ है। आइए उसे मिलकर ढूंढते हैं। अब देखिए, सीधे कानून की गहराई में उतरने से पहले जरूरी है कि हम अपनी बुनियाद यानी फाउंडेशन को एकदम सॉलिड कर लें। इसलिए सबसे पहले ये समझेंगे कि हेल्थ और हेल्थ केयर में आखिर फर्क क्या है। ये छोटा सा डिफरेंस आपके एग्जाम आंसर्स को एक बेहतरीन स्टार्ट देगा। तो हेल्थ क्या है? अक्सर हम सोचते हैं कि बीमार ना होना ही हेल्थ है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO इसे कहीं आगे ले जाता है। उनके मुताबिक हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं, बल्कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग है। मतलब तन से, मन से और सामाजिक तौर पर भी स्वस्थ होना। ये डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि कोर्ट्स इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके राइट टू लाइफ को एक नया मतलब देती हैं। तो सोचिए, अगर हेल्थ आपकी मंजिल है तो हेल्थ केयर क्या है? वो पूरा का पूरा रास्ता है, वो सिस्टम है जिसमें बीमारी से बचाव, उसकी जांच, इलाज और ठीक होने के बाद की देखभाल सब कुछ शामिल है। बेसिकली वो सारी सर्विसेज जो हमें उस कंप्लीट वेलबींग की स्टेट तक ले जाने के लिए बनाई गई हैं। अच्छा, अब हेल्थ लॉ की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हर चीज़ में कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट, एक टकराव है। जैसे इलाज सबको मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो सबके लिए अफोर्डेबल है? एक तरफ पब्लिक हेल्थ है तो दूसरी तरफ एक इंसान की आज़ादी। क्या एक कैदी को वही मेडिकल केयर मिलनी चाहिए जो एक आम नागरिक को मिलती है? इन्हीं मुश्किल सवालों का जवाब हेल्थ लॉ बैलेंस बना के देता है। तो बेसिक्स क्लियर हो गए? चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के दिल पर। हमारे संविधान ने हेल्थ के अधिकार को कैसे एड्रेस किया है? आइए इस लीगल ब्लूप्रिंट को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, ये स्लाइड दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। ये आपके एग्जाम का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। इसे ऐसे समझिए, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार एक एंकर की तरह हैं, एक लीगल राइट्स जिसे लेकर आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी DPSP एक कंपस की तरह हैं। ये स्टेट को सही दिशा दिखाते हैं कि पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, लेकिन आप DPSP को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। तो आर्टिकल 21 हमारा एंकर है और DPSPs हमारा कंपस। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। भले ही DPSPs यानी कंपस कोर्ट में डायरेक्टली लागू नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इन्हीं DPSPs का सहारा लेकर आर्टिकल 21 यानी हमारे एंकर को और भी ज्यादा मजबूत किया है। कोर्ट्स ने कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण डिग्निफाइड लाइफ जीना है, और ऐसी लाइफ के लिए हेल्थ जरूरी है। बिल्कुल वैसा ही जैसा आर्टिकल 47 कहता है कि पब्लिक हेल्थ को सुधारना स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है। तो चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसका आप सबको इंतजार था, लैंडमार्क केसेस। आप जानते हैं, एग्जाम्स में केस लॉज लिखने से आपके आंसर का वजन कितना बढ़ जाता है। देखते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक एक केस से राइट टू हेल्थ की इमारत खड़ी की। इस केस को हेल्थ लॉ का फाउंडेशन स्टोन माना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, जिंदगी बचाना सबसे ऊपर है, हर कागजी कार्यवाही से, हर फॉर्मेलिटी से। इसका साफ मतलब था कि कोई भी हॉस्पिटल, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी इमरजेंसी पेशेंट को इस बहाने से मना नहीं कर सकता कि ये पुलिस केस है या अभी पैसे नहीं है। ऐसा करना उस पेशेंट के आर्टिकल 21 का सीधा सीधा वायलेशन हो। अब परमानंद कतारा ने तो सब हॉस्पिटल्स पर ड्यूटी डाली, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स का क्या? इस केस ने सरकारी हॉस्पिटल्स की अकाउंटेबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी तय की। कोर्ट ने साफ कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ ये कहकर नहीं बच सकती कि हमारे पास बेड्स नहीं हैं या स्टाफ नहीं है। अगर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिसोर्सेज ना होने की वजह से किसी को टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं दे पाता, तो ये स्टेट यानी सरकार की नाकामी है। राइट टू हेल्थ किसी बिल्डिंग के गेट पर खत्म नहीं हो जाता, चाहे वो जेल का गेट ही क्यों ना हो। सुनील बत्रा केस ने ये प्रिंसिपल सेट किया कि कैद में होने से किसी के फंडामेंटल राइट्स, खासकर राइट टू लाइफ, खत्म नहीं हो जाते। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो हर कैदी को जरूरी मेडिकल केयर प्रोवाइड करे। इस केस में कोर्ट ने राइट टू हेल्थ के दायरे को एक इंसान से बढ़ाकर पूरी कम्युनिटी तक फैला दिया। लॉजिक बहुत सिंपल था। आपका स्मोकिंग करने का अधिकार वहां खत्म हो जाता है जहां से एक नॉन स्मोकर के साफ हवा में सांस लेने का अधिकार शुरू होता है। किसी और की स्मोकिंग का धुआं से नॉन स्मोकर की हेल्थ खराब होना उनके आर्टिकल 21 का वायलेशन है।
और इसी केस ने पब्लिक प्लेसेस पर स्मोकिंग बैन का रास्ता खोला। ये केस हेल्थ लॉ और एनवायरमेंटल लॉ के बीच एक पुल, एक ब्रिज बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही, राइट टू लाइफ का मतलब पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में जीने का अधिकार भी है। क्योंकि ये तो कॉमन सेंस है, अगर हमारी हवा और पानी ही साफ नहीं होंगे तो सेहतमंद जिंदगी का अधिकार तो बेमानी हो जाएगा। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 से निकलता है, लेकिन सवाल ये है कि इस पर कानून बनाने की पावर वो किसके पास है, सेंटर के पास या स्टेट्स के पास? चलिए इस पावर स्ट्रक्चर को आसानी से समझते हैं। देखिए, इस टेबल को समझना बहुत आसान है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल पावर को लिस्ट्स में बांटता है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन यानी हॉस्पिटल, सफाई वगैरह, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसका मतलब इन पर कानून बनाने की प्राइमरी पावर स्टेट्स की सरकारों के पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर के पास कोई पावर नहीं है। जो मुद्दे पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे ड्रग्स कंट्रोल करना या फूड सेफ्टी, उन पर पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है। ओके, तो अब तक हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। चलिए एक रॉकेट स्पीड रिवीजन करते हैं। एग्जाम से जस्ट पहले याद करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। रेडी? लेट्स गो। बस ये 4 स्टेप्स दिमाग में रखिए। नंबर 1, हेल्थ को डिफाइन करो WHO की डेफिनेशन से। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बताओ, यानी आर्टिकल 21 और DPSPs का कनेक्शन। नंबर 3, कम से कम 2 इंपॉर्टेंट केसेस साइट करो, जैसे परमानंद कतारा। और नंबर 4, लॉ मेकिंग पावर बताओ कि प्राइमरी पावर स्टेट्स के पास है। दैट्स इट, आपका आंसर स्ट्रक्चर तैयार है। चलिए रिवीजन हो गया, अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। मैं आपसे 2 सिंपल से सवाल पूछूंगी, देखते हैं आपको कितना याद है। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्या राइट टू हेल्थ हमारे संविधान में साफ साफ शब्दों में एक अलग फंडामेंटल राइट के तौर पर लिखा हुआ है, हाँ या ना? और इसका सही जवाब है नहीं। ये अलग से यानी एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे इंटरप्रेट करके आर्टिकल 21 यानी राइट टू लाइफ का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा माना। ग्रेट। अब दूसरा सवाल, इंडिया में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन पर कानून बनाने की प्राइमरी यानी मुख्य शक्ति किसके पास है? पार्लियामेंट के पास या स्टेट लेजिस्लेटर्स के पास? और इसका बिल्कुल सही जवाब है स्टेट लेजिस्लेटर्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में एंट्री 6 के अंडर आता है। एक्सीलेंट। तो दोस्तों, इस कोड के साथ मैं आपको छोड़ता हूँ। द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, यानी सबसे बड़ी दौलत सेहत है। आज हमने समझा कि हमारा कानून और संविधान इस सबसे बड़ी दौलत को हर नागरिक के लिए प्रोटेक्ट करने का क्या फ्रेमवर्क देता है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।